हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसमें हमने रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल में पहले तो डिफरेंस किया, ठीक है। फिर हमने रिटर्न टू अ फैक्टर की तीनों स्टेजेस की, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, ठीक है। तो लास्ट जो हमने डिमिनिशिंग का किया था, आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है। तो हमने जो रिटर्न टू अ फैक्टर की 3 स्टेजेस की हैं, जिसमें इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, ये तीनों स्टेजेस की हैं। तो इन तीनों स्टेजेस को मिलाकर जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि हम फिक्स फैक्टर पर अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर, ठीक है, अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर फिक्स फैक्टर पर अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे। और उसमें सेम चीज़ कि जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो पहले हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इलस्ट्रेशन हमने पीछे लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट चैप्टर में किया था टोटल प्रोडक्ट का, ये सेम टेबल हमें दे रखा है कि यूनिट ऑफ लेबर हमारे पास 1 है, यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमारा इंक्रीज़ ज़्यादा रेट से हुआ, धीरे धीरे वो थोड़ा कम लेवल, कम इंक्रीज़ तो हुआ, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम हुआ पहले से। फिर क्या हुआ, हमारा टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया और उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो गया। तो इट मीन्स जो हमने अब तक तीनों स्टेजेस की हैं उसी से ही रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट इसमें जो एजम्पशन है, एजम्पशन बोलते हैं मान्यताओं को, कि इसकी मान्यता क्या है, ठीक है, इस नियम में क्या माना गया है। तो सबसे पहले इस नियम में क्या माना गया है, प्रोडक्शन इज़ नॉट ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप, इंस्टेड इट इज़ अ वेरिएबल प्रोपोर्शन type. So output can be increased by combining more or more variable factor with the fixed factor, कि ये हमारा fixed proportion type नहीं है प्रोडक्शन, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है कि हम सभी जो हमारे फैक्टर्स हैं उसको बराबर अनुपात में बढ़ाएं तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम वेरिएबल प्रोपोर्शन से भी अपने एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके भी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है, यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट आर इंक्रीज्ड 1 by 1। हमने क्या माना है कि जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो सेम है, एफिशिएंसी जो है वो सेम है। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी है जहाँ पर हमारा आउटपुट कम हो जाता है। वो कौन सी स्टेज है, वो हमारी फिक्स्ड फैक्टर के कारण आती है। सो दैट डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट ऑपरेटिंग नोट बिकॉज लेटर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर लेस एफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमने जो पर्सन लगाया था वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है, उसकी प्रोडक्टिविटी एक लिमिट तक ही होगी, उससे ज़्यादा पर्सन लगाने के बाद वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। सम ऑफ द फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंगली द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कुछ फैक्टर जो हैं हमारे इसमें फिक्स रहेंगे, लेकिन हम आउटपुट को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से ही बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो ये नियम हमारा लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज करके तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं लेना, ये मान्यता लेकर चलनी है कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपको टेबल दिया गया है एक्सप्लेनेशन, इसी के द्वारा ही बताया गया है इस टेबल में क्या शो होता है कि जैसे जैसे हम अपनी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते गए तो एक लेवल तक तो हमारा टोटल आउटपुट बढ़ा, मार्जिनल आउटपुट भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, उसके बाद वो कम रेट से बढ़ा, फिर उसके बाद वो क्या हुआ,
फिक्स हो गया, फिर ज़ीरो भी हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा और नेगेटिव भी हुआ। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं इसने अलग अलग करके दिखाई हैं आपको, जहाँ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर हमारा जो है कांस्टेंट पे आ गया लगभग, और फिर थर्ड स्टेज क्या है, जब वो एमपी हमारा माइनस में चला गया, डिमिनिश होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसने डिवाइड करके आपको स्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके जो है समझाई है। ये हमारी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम परिवर्तित अनुपात, घटता बढ़ता अनुपात या परिवर्तनशील अनुपात। कि अल्पकालीन में उत्पादन के कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में जब हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो स्थिर कारक के साथ हम परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम वेरिएबल फैक्टर कब चेंज करते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है, तब हम वेरिएबल फैक्टर करते हैं। अदरवाइज़ तो हम फिक्स्ड भी चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म में आपने ये कहना है, अल्पकाल में जब हम परिवर्तनशील साधनों की मदद से अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं तो शुरुआत में तो वो बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद समान दर पर बढ़ता है और अंत में घटती दर पर बढ़ता है। ये तीनों नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम जो हम कर चुके हैं, समान प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, तब इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा गया है। अब इसकी मान्यताएं उसी तरह से उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनशील कारक कि वहाँ स्थिर भी हैं और परिवर्तनशील कारक भी हैं। तकनीक में परिवर्तन नहीं होगा, कारकों के अनुपात में परिवर्तन। कारक मीन्स सभी जो फैक्टर हैं उसको एक ही रेशो में नहीं लगाया गया, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। समरूप इकाई कि जो भी हम परिवर्तनशील इकाई बढ़ाएंगे, जैसे लेबर हम बढ़ाएंगे तो सबकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम है। ठीक है, घटते बढ़ते अनुपात के नियम की व्याख्या ये इसी टेबल के अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपनी व्याख्या दी है। तीनों स्टेजेस ली हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। यही आपको इसी टेबल में बताया गया है। ये हमने जो पीछे किए थे डायग्राम हमारे टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, एपी और टीपी, जो हम लास्ट लेक्चर में किया था, वही सेम डायग्राम हमें इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करना है। अब इसने कहा कि इस नियम के लागू होने के कारण क्या हैं, कारकों की अविभाज्यता। अविभाज्यता मीन्स कुछ कारक अविभाजित होते हैं। अविभाजित मीन्स कि मान लीजिए इसने कहा कि अगर आप कोई कॉपी बनाने वाली मशीन है और आप 1 दर्जन कॉपी बनाएं या 10 दर्जन कॉपी बनाएं, आपको एक ही मशीन की आवश्यकता होगी। तो इस मशीन से आप कम कॉपियाँ तैयार करेंगे तो आपकी लागत जो है अधिक आएगी, और ज़्यादा तैयार करेंगे तो लागत कम आएगी। ठीक है, तो कारकों की अविभाज्यता की जो हमारे पास फैक्टर है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उत्पादक के स्थिर कारक। अब घटता बढ़ता क्या हुआ कि हमने जब वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया तो जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है वहाँ तक तो स्थिर कारक की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमने उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी। टाइम बाय टाइम, डे टू डे वो कम होगी ही होगी। इष्टतम उत्पादन के स्थिर कारक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होने के बाद भी यदि इसके साथ उत्पादन के परिवर्तनशील कारकों को लगाया जाए तो परिवर्तनशील कारकों का सीमांत उत्पादन जो है वो कम होने लगता है। मीन्स कि अगर हम उसके साथ ले रहे हैं इसको तो एक ही लेवल तक हम उसको मात्रा जो है परिवर्तनशील कारक की बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम बढ़ाएंगे तो उसको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। अपूर्ण स्थानापन्न से अभिप्राय है कि उत्पादन के एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मैंने कहा कि अगर फिक्स फैक्टर पे मैं वो लगा रही हूँ तो वहाँ हमें जब मैं पर्सन बढ़ाए जा रही हूँ तो हमें फिक्स फैक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स फैक्टर की एक तरह की जो एक लिमिट तक की प्रोडक्टिविटी है उसी को ही बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ हमें वहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फिक्स फैक्टर को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, और किस किस केस में ये नियम लागू नहीं होता। फर्स्ट है कि अगर उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाए,
तो ये नियम को रोका जा सकता है, तब ये नियम लागू नहीं होगा। या फिर स्थिर कारक के नए स्थानक मीन्स जैसे कोई मशीन है, मशीन की जगह हमने कहीं उसका और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, तब भी ये जो कारक है, ये नियम है, इसको लागू होने से रोका जा सकता है। तो आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया है मैंने आपको क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करने हैं। इस क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पैमाने के प्रतिफल, स्केल, जिसमें हमारा स्केल चेंज होगा। ठीक है, तो आज आपका रिटर्न टू अ फैक्टर वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।